नमस्कार बच्चों, कैसे हो बच्चों? सब ठीक हैं? आशा करते हैं सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम जो रैपिड रिवीजन की क्लास चला रहे हैं आपके लिए, वो है आपका 1 डे 1 चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। कल हमने जो इसी क्रम में एक चैप्टर कंप्लीट किया था, सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने सारे कराए हैं आपको। जबकि डीप में मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पर आपको पूरी हिस्ट्री करानी है और 10-12 दिन में ही आपको ये कंप्लीट करा देनी है। तो इस हिसाब से चल रहे हैं कि देखते हैं कैसे होता है। कि आज का जो टॉपिक होगा वो होगा वैदिक सिविलाइजेशन। कौन सा होगा बेटा? वो होगा वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन की बात करेंगे बेटा। तो जो वैदिक सिविलाइजेशन है, सबसे पहली बात तो इसकी ये मान लीजिए कि वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड जो है पहले 1500 बीसी से माना जाता है। 1500 बीसी से लगा करके 600 बीसी, कितना? 1500 बीसी से 600 बीसी, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब वैदिक सिविलाइजेशन को बेटा हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम क्या, इसे कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड मतलब अर्ली वैदिक पीरियड, आप इसे ये भी कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और दूसरे को हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। अब ये वाला जो रहा वो रहा 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1500 बीसी से 1000 बीसी रहा। और ये वाला जो रहा वो 1000 बीसी से 600 बीसी रहा। कहाँ तक रहा? 600 बीसी तक रहा। तो हम दो भाग में पढ़ते हैं इसे। क्यों कहते हैं कि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसे ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, है ना। इसको लेटर वैदिक, इसमें बाकी के तीनों की रचना जो हुई थी, 4 वेद होते हैं, 4 में पहला वेद जो कौन सा है? ऋग्वेद, आप सबको पता ही है। तो ऋग्वेद की रचना इसमें हुई थी अकेले की, और 3 बाकी बचे हुए तीनों की रचना यहाँ हुई थी, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ से कि वैदिक सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू होती है। तो बेटा जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक बहुत ही डेवलप सभ्यता थी, वो अचानक कैसे नष्ट हो जाती है? वो नष्ट होती है तो बाह्य आक्रमण उसका एक कारण बताया गया है। एक कारण है कि बाह्य आक्रमण हुआ होगा, तो शायद आर्यों ने ही एक आक्रमण किया हो जिससे ऐसा हुआ हो, शायद आर्यों ने ही आक्रमण किया हो। तो ये आर्य कौन थे? वैदिक सिविलाइजेशन को चलाने वाले। तो अब यहीं से बात करते हैं, तो ये बाहर से जो आर्य आए ये कहाँ से आए? तो यहां से लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आर्य कहां से आए? आर्य जो है बेटा वो कहां से आए? तो बात कर लेते हैं आर्य कहां से आए। तो यहां से आर्य कहां से आए, अगर आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछा जाए आर्य कहां से आए, मतलब कहां से आए थे और जगह का नाम दिया जाए, तो ओवरऑल आपको जो लगाना वो मध्य एशिया लगाना। कौन सा लगाना? मध्य एशिया, या फिर इसे इंग्लिश में लिखा मिलता है एशिया माइनर। क्या मिलता है? एशिया माइनर, ठीक है। लेकिन इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि आर्य तिब्बत से आए थे, किसने कहा? आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे, किसने कहा? आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, किसने कहा? तो ये सब आपको चारों याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात, एशिया माइनर से आए थे अर्थात मध्य एशिया से आए थे, ये किसने कहा? है ना। तिब्बत से आए, ये किसने कहा? है ना। आर्कटिक से आए, ये किसने कहा? आर्कटिक से आए, किसने कहा? सप्त सैंधव से आए, किसने कहा? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 याद रखना, सप्त सैंधव से इससे। तो मैक्स मूलर ने तो क्या कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था मध्य एशिया से आए। तिब्बत आए थे दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ये तिब्बत से आए, दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। आर्कटिक से आए तो बाल गंगाधर तिलक जी कह रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक जी कह रहे हैं कि ये कहाँ से आए? आर्कटिक से आए तिलक। और सप्त सैंधव प्रदेश से आए, ये किसने कहा बेटा? अविनाश चंद्र। किसने कहा? अविनाश चंद्र ने कहा, अविनाश चंद्र ने कहा। बस आ गया। अब 5 क्वेश्चन हल हो गए इसमें आपके। कौन से? आर्य कहाँ से आए। तो ओवरऑल अगर ऐसे पूछा जाए तो मध्य एशिया सही आंसर होगा, और ऐसे अलग अलग करके पूछा जाए कि कहाँ से किसने कहा था, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हो गए। चलिए बस अब यहाँ से आगे चलते हैं। आर्य भारत में आ गए और आकर के इन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन चला दी, अर्थात क्या चला दी? वेदों वाली सभ्यता। और ये आर्य लोग थे, इसलिए इसे आर्य सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो अब बात आती है वेदों की, क्योंकि वेद है वैदिक सभ्यता और वेद ही मेन है। तो वेद की बात कर रखते हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप सबको पता है, ऋग्वेद है। दूसरे नंबर का वेद कौन सा है? दूसरे नंबर यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद है, यजुर्वेद है। तीसरा कौन सा है? सामवेद है, सामवेद है। और चौथा कौन सा है बेटा? तो चौथा है अथर्ववेद, चौथा है अथर्ववेद।
अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि यज्ञ संबंधी मंत्र किसमें है, यज्ञ संबंधी मंत्र किसमें है, यज्ञ संबंधी मंत्र किसमें है, तो ऋग्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्र है। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ विधि संबंधी मंत्र है, यज्ञ की विधि संबंधी मंत्र है, विधि संबंधी मंत्र मिलते हैं इसमें, यज्ञ विधि संबंधी मंत्र। सामवेद में क्या है, गायन संबंधी मंत्र है बेटा, गायन संबंधी मंत्र है, ठीक। और अथर्ववेद में क्या है बेटा, अथर्ववेद में मिलते हैं आपके जादू टोना, जादू टोना और औषधि मंत्र, औषधि मंत्र, औषधि मंत्र। तो आपको पता चल गया चारों वेद में क्या क्या है, ठीक है बेटा। लेकिन इन मंत्रों का जो उच्चारण करता था उस आदमी को क्या कहा जाता था, ये अलग क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि भाई ऋग्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला व्यक्ति होता था उसे हम क्या कहते थे, तो हम बेटा उसको कहते थे होता या होत्र, होता या होत्र कहते थे। क्या कहते थे, होता, या फिर इसे कहेंगे होत्र, क्या कहते थे, होता या होत्र। ऐसे यजुर्वेद वाले को हम क्या कहते थे बेटा, अदरव्यू, क्या कहते थे, अदरव्यू कहते थे, अदरव्यू, अदरव्यू कहते थे। ऐसे ही गायन संबंधी वाले मंत्रों को कौन गाता था, तो उसे कहते थे उद्गाता, क्या कहते थे, उद्गाता, ठीक है। और जो अथर्ववेद जादू टोना और औषधि वाला था उसे क्या कहते थे, ब्रह्मा, उसे क्या कहते थे, ब्रह्मा, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा। अब ये चारों जो मैंने लास्ट में लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक सिविलाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद का पाठन करने वाले या ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता था, सामवेद वाले को क्या कहा जाता था, यजुर्वेद वाले को क्या कहा जाता था और अथर्ववेद वाले को क्या कहा जाता था। तो बेटा ये जरूर याद रखना, आप कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली इंपॉर्टेंट है केवल, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आगे बात कर लेते हैं। ऋग्वेद एक मूल ग्रंथ है। अब इन मूल ग्रंथों से बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है। उन ग्रंथों को अरण्यक ग्रंथ कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, उपनिषद भी यहीं से बने हैं, ये मूल ग्रंथ हैं और इनसे ही बने हैं और सारे ग्रंथ है ना। तो अब यहीं पे बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन आते हैं अक्सर, कैसे, जैसे कि ऋग्वेद से कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, ऋग्वेद से कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, तो ऋग्वेद में कौन से हुई, तो ऋग्वेद में है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, एक तो ऐत्रेय हुआ, एक दूसरा है कौशिकी, 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 ठीक। ऋग्वेद से दो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई आधार मान करके, और यजुर्वेद को आधार मान करके किस किस की हुई, तो एक हुई बेटा शतपथ, शतपथ ब्राह्मण, और एक ब्राह्मण कौन सा बचा, तैत्रीय, तैत्रीय, तैत्रीय ब्राह्मण, ठीक है। अब इससे कौन सी आई, जैमिनीय, जैमिनीय, पंचविश, पंचविश, षड्विश, षड्विश, ठीक। और अथर्ववेद से किसकी हुई, गोपथ ब्राह्मण की, कौन से की, गोपथ ब्राह्मण की, गोपथ ब्राह्मण। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि उच्चारण करने वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ये वाली चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। खाली यही पूछ रहा जाता है शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो यजुर्वेद से है बेटा, ठीक है बेटा। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किससे है, ऋग्वेद से। इसमें भी इंपॉर्टेंट अगर देखो तो शतपथ, ऐत्रेय, ऐत्रेय और गोपथ, ये आपको याद होने ही होने चाहिए, ये आपको याद होने ही चाहिए। चलिए बेटा यहाँ से आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। यजुर्वेद के बारे में इतना ध्यान रखना कि ये किसमें, गद और पद पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा है, तो यजुर्वेद है। अब ऋग्वेद पे कई क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ऋग्वेद जो है वो कितने मंडलों में विभक्त है, अर्थात कितने चैप्टर हैं, तो ये 10 मंडलों में विभक्त हैं, 10 मंडलों में विभक्त है। और इसके जो मंत्र हैं, मंत्रों की संख्या कितनी, 1028 मंत्र हैं इसमें, 1028 इसमें मंत्र हैं। और इसके 10वें मंडल को, 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है, पुरुष सूक्त कहा जाता है, ठीक है बेटा, पुरुष सूक्त कहा जाता है, ठीक है। इस पुरुष सूक्त में ही पहली बार क्या मिला था, इस पुरुष सूक्त में क्या मिला था, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ था, ठीक है बेटा, ठीक। ऋग्वेद में इतना। अब ऋग्वेद से कई क्वेश्चन और हैं, जैसे कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ, गंगा का कितनी बार हुआ, यमुना का कितनी बार हुआ,
यमुना का कितनी बार हुआ, सरस्वती का कितनी बार हुआ, सरस्वती का कितनी बार हुआ, ठीक है। तो ये 3 फेमस नदियां। गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ, यमुना का उल्लेख 2 बार हुआ, सरस्वती का उल्लेख 2 बार हुआ। लेकिन अगर पूछा जाए कि वैदिक काल में पूजनीय नदी कौन सी थी, तो सरस्वती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात इस नदी को हम क्या कह देते थे, नदी तमा कहते थे, नदी तमा, है ना। और जबकि श्रेष्ठ नदी किसे कहते थे, वो सिंधु को कहते थे। सबसे ज्यादा उल्लेख भी सिंधु का हुआ है। लेकिन नदी तमा अर्थात नदियों में जो श्रेष्ठ है वो कौन है, सरस्वती। तो इसका मतलब पूजनीय नदी कौन सी रही होगी, सरस्वती। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख किस शब्द का हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है पिता शब्द का। सबसे ज्यादा बार उल्लेख, सर्वाधिक उल्लेख जो हुआ वो किसका हुआ, तो सर्वाधिक उल्लेख हुआ पिता का हुआ। फिर इसके बाद जन का हुआ, ठीक है बेटा। तो ऋग्वेद, ऐसे ही यजुर्वेद का पता चल गया। अब सीधे सीधे इसमें घूम करके क्या आते हैं बेटा, कि इसे वैदिक सभ्यता को हम कैसे पढ़ें। तो वैदिक सभ्यता की 4 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले लेते हैं सामाजिक स्थिति। क्या ले लेते हैं बेटा, सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस। इसका सोशल स्टेटस देख लेते हैं। तो सोशल स्टेटस में जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी, तो वो ट्रेड पर निर्भर करती थी, और ये किस पर निर्भर करेगी, एनिमल और हस्बेंड्री पर निर्भर करेगी, ठीक है बेटा। तो सोशल स्टेटस में पहली बात तो ये तो वो तो आर्थिक व्यवस्था वाली बता दी मैंने आपको, ये सामाजिक वाली बात कर रहे हैं। तो सामाजिक में वहां पर तो मातृ सत्ता थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, पितृसत्ता हो गई, पितृसत्तात्मक हो गया। और आज तक भारत पितृसत्तात्मक है, मतलब घर में पिता की ही चलती है। समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा था, 4 वर्णों में बटा था। 4 वर्ण कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र थे, ठीक है बेटा। ये सब बताया था मैंने आपको क्लास में, सबको समझाया था खोल करके पूरा एक एक करके, ठीक है बेटा। 4 आश्रम थे, 4 आश्रम भी यहीं पर चले थे। 4 आश्रम, 4 वर्ण, 16 संस्कार, 16 संस्कार चले थे, ठीक है बेटा। और क्या चला था, 4 आश्रम, 16 संस्कार, विवाह, 8 प्रकार के विवाह, 8 प्रकार के विवाह चले थे, 8 प्रकार के विवाह, ये सारी चीजें। अब इसके बाद स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, लेकिन स्त्रियों को 2 राइट नहीं थे, स्त्रियों को 2 राइट नहीं थे, स्त्रियों को 2 राइट या 2 अधिकार नहीं थे। कौन कौन सा था, एक था मतलब कौन सा, राजनीति का, राजनीति अधिकार नहीं था। और दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था धन संबंधी नहीं था, अर्थात स्त्री ये नहीं कर सकती। उसके बावजूद भी स्त्री जो थी वो बहुत ही डेवलप और बहुत ही अच्छी दशा में रहती थी। अब यहाँ पे बात आती है कि वैदिक सिविलाइजेशन में महिलाओं को पढ़ने की पूरी छूट थी, और यहाँ तक कि विदुषी महिलाओं का नाम भी आया है, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, शिक्ता, विशावरा, ये नाम है। और ऐसे ही क्या ये ऋग्वैदिक काल में ही थी या उत्तर वैदिक काल में भी थी, तो ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम थोड़ा गिर गया था। उच्च वर्ण के घर की लड़की ही या उच्च वर्ण की लड़की ही शिक्षा लेती थी, जैसे गार्गी, मैत्रेयी ये लेती थी, ठीक है बेटा। तो शिक्षा की बात कर लेते हैं। अब इनके खाने पीने की बात करें तो ये मुख्य रूप से शाकाहारी थे, मुख्य रूप से क्या थे, ये शाकाहारी लोग थे। अब आगे की बात करें, इसके बाद क्या होता है, रहन सहन, मतलब इनके वस्त्र क्या थे, तो ये 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, एक नीवी, एक बास, एक अधिवास। तो नीवी क्या था, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र जैसे ये है, और बास क्या था, कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, और अधिवास क्या था, ऊपर से ओढ़े जाने वाला वस्त्र। अब बात करें मनोरंजन, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पासा खेल के अपना मनोरंजन करते थे। ये कैसे मनोरंजन करते थे, तो ये अपना एंटरटेनमेंट करते थे पशुओं की लड़ाई करा करके या घुड़सवारी करके, ये अपना मनोरंजन किया करते थे। क्लियर होगी बेटा बात, ये थी आपकी सोशल स्टेटस। अब आपकी बात कर लेते हैं इसकी पॉलिटिकल स्टेटस की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, पॉलिटिकल स्टेटस की। तो पॉलिटिकल में देखिए, पॉलिटिकल में सबसे ऊपर राष्ट्र था, फिर इसके नीचे क्या था, जन थे, और जन के नीचे क्या था, विषय था, और विषय के नीचे क्या था, ग्राम था, और ग्राम के नीचे क्या था, कुल था। अब सबको राष्ट्र में कौन होता था, राजन होता था, जन में कौन होता था, जनपति होता था जो इसे हैंडओवर करता, और विषय का विस्पति होता था, विस्पति, और ग्राम का ग्रामणी होता था, ग्रामणी होता था, और कुल का कौन होता था, कुलप होता था, कुलप। ये सारी प्रशासनिक व्यवस्था थी।
ऐसे करके प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। इसमें एक युद्ध का वर्णन भी हुआ है वैदिक सभ्यता में। वो युद्ध का नाम क्या है? दासराज्य युद्ध। दासराज्य युद्ध, दासराज्य युद्ध पॉलिटिकल में बात करें तो जो दासराज्य युद्ध है ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे पुरुषणी कहते हैं। नदी को क्या कहते हैं? पुरुषणी नदी कहते हैं बेटा, पुरुषणी नदी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, रावी नदी के तट पर लड़ा। किसके बीच लड़ा था? भरत और 10 राजा थे। 10 राजा थे, जिनमें 10 राजा हारे और भरत अकेला जीता था। नहीं, सॉरी, भरत राजा नहीं था, राजा सुदास था। राजा कौन था? सुदास था। और भरत जन का था। वो किस जन का था? भरत जन का राजा सुदास था। सुदास ने 10 राजाओं को हरा दिया था। ये है इसकी पॉलिटिकल कंडीशन। अब बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक कंडीशन की। अब किसकी बात करते हैं बेटा? इकोनॉमिक कंडीशन। अब इकोनॉमिक कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि ये रूरल सिविलाइजेशन थी। आर्थिक सभ्यता, आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में क्या था? मुख्य रूप से क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी तो ग्रामीण सभ्यता थी तो किस पर ज्यादा निर्भर करती होगी? ये निर्भर करती होगी ज्यादा पशुओं पर और किस पर? पशुओं पर और कृषि पर। तो क्वेश्चन एक आता है कि वैदिक सभ्यता के लोगों की हैसियत का या उसके डेजिग्नेशन का कैसे पता चलता था? तो उसके पास उपस्थित गायों की संख्या से उसकी हैसियत निकाल ली जाती थी कि इस व्यक्ति के पास इतनी गाय हैं तो इसकी ये हैसियत है। ठीक है बेटा, ये हो गई उसकी बात। अब क्या ये लोग ट्रेड नहीं करते थे? अगर ग्रामीण सभ्यता थी तो व्यापार नहीं करते, व्यापार करते थे। अब व्यापार जो करते थे वो इंटरनली भी होता था और एक्सटर्नल भी होता था। जो इंटरनल होता था उसे छोड़िए, लेकिन जो एक्सटर्नल होता था वो ग्रुप के रूप में होता था। कैसे होता था? ग्रुप के रूप में होता था। अब इस ग्रुप में क्या था? ग्रुप के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वैदिक सिविलाइजेशन में ग्रुप के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो सार्थवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? सार्थवाह। क्या कहा जाता था? सार्थवाह। और अब एक क्वेश्चन आता है कि जो व्यापार होता था, ट्रेड होता था, उस ट्रेड पर कौन सा कर लगता था? तो कर कौन सा लगता था? पणी कर। कौन सा टैक्स देना पड़ता था? पणी कर देना पड़ता था। अब इसमें करेंसी की बात कर लेते हैं। क्या कोई इसमें करेंसी थी? तो एक बेटा ज्वेलरी थी, ज्वेलरी का नाम था निस्क, और निस्क ही इसकी करेंसी का काम करती थी। ये क्या था? निस्क एक आभूषण था, लेकिन काम क्या करता था? करेंसी की तरीके से करता था। लेकिन एक सिक्का फिर भी मिलता है इसमें, सतमान। सतमान एक कोइंस मिलता है, सतमान कोइंस भी इसमें मिलता है। ठीक है बेटा। अब आते हैं इसकी धार्मिक स्थिति पर। रिलीजियस स्टेटस क्या है? तो रिलीजियस स्टेटस में बात कर लेते हैं हम किसकी, कि भैया यहाँ पर ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश, किसी की पूजा का विवरण नहीं मिलता। किसका मिलता है? तो यहाँ पर मिलता है 3 तरह के देवता होते थे बेटा। एक अंतरिक्ष देवता, एक आकाश देवता और एक पृथ्वी देवता। ठीक है बेटा। अब ऋग्वैदिक काल में इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता था। इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता था, अर्थात किलों को ढाने वाला। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका स्थान किसने ले लिया? किसका? इंद्र का। तो अग्नि देवता और वरुण देवता ने ले लिया, उसकी पूजा होने लगी। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो ये आता है, क्या शूद्रों का भी कोई देवता था? तो शूद्रों का देवता था पूषण। कौन सा था बेटा? पूषण। पूषण किसका देवता था? शूद्रों का देवता था। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे गाय की पूजा होने लगी है ना, ये सारी चीजें, केले की पूजा, पीपल की पूजा, ये सारी चीजें चल गई थी। 3 तरह के देवता थे, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी देवता। इनमें से इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, है ना, और शूद्र के देवता को पूषण। एक क्वेश्चन ये भी आता था कि किस देवता के रथ को बकरे खींचते थे या कुत्ते खींचते थे? तो आप क्या लिखेंगे उसका आंसर? पूषण करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें रहेगी मिसलेनियस। जैसे क्या? बिल्कुल टू द पॉइंट चलते हैं। जैसे क्या? जैसे नदियों के प्राचीन नाम। जैसे नदियों के प्राचीन नाम, जैसे आपसे बात करी जाए, किस किस नदी की बात करी जाए? रावी, रावी, झेलम, झेलम, चिनाब, चिनाब, ब्यास, ब्यास। इन 4 की तो जरूर याद रख लो। रावी का पुरुषणी, पुरुषणी, झेलम का अश्किनी, सॉरी वितास्ता, 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 चिनाब का अश्किनी, अश्किनी, और व्यास का विपासा, विपासा, सतलज का सुतुद्री, सुतुद्री, सरस्वती का सुरसुती, सिंधु का सिंधु का शायद ऐसे ही था, वो ध्यान से उतर रहा है। तो ये आप इतनी भी याद कर लो, ये काफी है प्राचीन नदियां। अब इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है? जैसे अमाजू किसे कहा जाता था? बिन विवाहित लड़कियां,
है ना। बापता नई को कहा जाता था, ये सारी चीजें थोड़ा सा देख लेना। लांगल हल को कहा जाता था। सूदखोर को कुसीदीन बैकनॉट कहा जाता था, है ना। कुसीदीन ऋण लेने वाले को कहा जाता था। ये कुछ मैंने शब्दावली लिखाई, बस मेन शब्दावली, उसको आप जरूर देख लेंगे। लेकिन मैंने एक चीज आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा इसमें पूछी जाती है, वो ये पूछा जाता है कि भैया यम और नचिकेता, यम एंड नचिकेता, नचिकेता संवाद, ठीक। गार्गी एंड याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य संवाद। पुनर्जन्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत सर्वप्रथम कहां मिलता है, ठीक। चारों आश्रम, आश्रम का उल्लेख। ये 4 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत पूछा जाता है, ये किस किस ग्रंथ में इनका वर्णन हुआ है। तो यम और नचिकेता के बीच में जो संवाद हुआ था वो मिलता है कठ उपनिषद, कठ उपनिषद में मिलता है, कठ उपनिषद में। गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद जो हुआ तो बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है, बृहदारण्यक ग्रंथ में मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है बेटा शतपथ ब्राह्मण में। किसमें मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। चारों आश्रम का जो उल्लेख हुआ सर्वप्रथम वो किसमें हुआ, ज्वालोपनिषद में, ज्वालोपनिषद में, ज्वालोपनिषद में हुआ, ठीक है, उपनिषद में हुआ। तो ये चीज आपको याद करनी है। कुछ चीजें छूट गई होंगी तो मैंने जो आपको डीप पढ़ाया था आप उस वीडियो को देख लें और आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में लिखाई है, ठीक है बेटा। आज के लिए केवल इतना ही और कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।